हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर यूपीएसआई से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जिस पर आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान जो आपका 40 नंबर का प्रैक्टिस होता है उससे भी सॉल्व करेंगे। साथ में इसी वीडियो में आपके अंत में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपके डेली ऐड कर दिए जाते हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में, जो आपके पर्सनल आपके किसके होते हैं, मूल विधि के होते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग डेली का डेली यहाँ पर पूरा प्रैक्टिस सेट देखा करिए, तभी यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ आपको यहाँ पर आनंद मिल पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए भाई जुड़ चुके हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं। चलिए आवाज़ तो आ ही रही है। चलिए जवाब दीजिए। पहला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है। और इस प्रश्न को आपने पढ़ा भी है ना, कई बार आपने पढ़ा है। और इसका जवाब यहाँ पर आ रहा है, कह रहे ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिए ये संबंधित है आपके बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है? तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में आपके कौन कौन से आते हैं? तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और आपका अभिधम्म पिटक, ये आपके होते हैं। ठीक है ना। चलिए आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। भारत में मनसबदारी जो प्रथा प्रारंभ की थी वो आपकी किसने प्रारंभ की थी। चलिए 42 को ऑप्शन आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। बिल्कुल सही जवाब आया है यहाँ पर। ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है। अकबर आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा, अकबर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अकबर ने आपके सर्वप्रथम आपके शुरू किया था। ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि महाराजा सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? चलिए जवाब दीजिएगा। योगिता सिंह, वीपी वर्मा, गुड इवनिंग वीपी वर्मा जी, खुश रहिए। चलिए तो यहाँ पर दिया है कि महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है ना। 43 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका बन जाएगा डी, आपकी लाहौर थी। क्या थी भाई? याद रखिए प्रश्न काफी अच्छा है। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर। उन्होंने पंजाब के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य में बदल दिया था, है ना। और रणजीत सिंह ने पंजाब पर अंग्रेजों को शासन नहीं होने दिया था। जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है। याद रखिए 2021 में यहां से क्वेश्चन 100% आएगा। ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा, आपका आएगा तो 100%। ठीक है ना। तो याद रखिए असहयोग आंदोलन की जो आपकी हुई थी वो आपकी कह सकते हैं 1 अगस्त, है ना। ऑप्शन आपका बनेगा 1920, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना। 1 अगस्त 1920 को यहां पर असहयोग कार्यक्रम पर विचार किया गया था। ठीक है ना। तो सितंबर में कलकत्ता अधिवेशन में विशेष अधिवेशन बुलाया भी गया था। तो जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कि कह रहा है आपसे यहाँ पर इंडिया गेट का डिजाइन जो तैयार किया था किसने किया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 45 नंबर में, और जवाब आ रहा है बी नंबर। चलिए जवाब आ रहा है बी नंबर, कह रहे हैं इंडिया गेट का डिजाइन किया था आपके सर एडविन लुटियंस ने। तो आपका जवाब यहाँ पर अगर बोले तो आपका जवाब सही है, बिल्कुल सही जवाब आया है यहाँ पर। सर एडविन लुटियंस ही थे, है ना, जो कि आपके देखा जाए इंडिया गेट या इसे बोला जाता है अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। याद रखिए अगर क्वेश्चन आपको ये ना मिले कि इंडिया गेट की जगह हो सकता है, कभी ये भी पॉइंट मिल सकता है, इसका एक नाम और भी होता है क्या? अखिल भारतीय युद्ध स्मारक। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं अखिल 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 भारतीय युद्ध स्मारक। ठीक है ना। ये भी इसे बोला जाता है, जो कि नई दिल्ली में राजपथ पर आपका स्थित है ना। पीले बलुआ पत्थरों से बना हुआ 43 मीटर ऊंचा आपका विशाल द्वार है। ठीक है। एडविन लुटियंस ने इसे बनाया था कब? तो आपके 1931 में बनवाया था। ठीक है। चलिए आपके अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ये किस संविधान से ली गई है? कहां से ली गई है? तो यहां पर न्यायिक पुनरावलोकन, और हमने आपको बताया था जहां पर भी न्याय शब्द मिल जाए, जहां पर भी न्याय शब्द मिल जाएगा वो 100% आपको कहां पर जाएगा? तो आपकी अमेरिका से। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर, आपका अमेरिका हो जाएगा राइट। ठीक है। चलिए आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है। जितने लोग भाई जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और जो लोग ऑफलाइन देखेंगे वो लोग भी वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, सब लोग लाइक करिए। चलिए तो यहां पर दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में देता है। देखो दिया है 356, क्या दिया है? 356 दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है आपकी राज्य में। मतलब आपका जवाब यहां पर बनेगा बी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार जो आपका है कैसा अधिकार है? बताइए भाई, हमारे देश में जो शिक्षा है इसका जो अधिकार है वो कैसा अधिकार आपका दिया गया है? चलिए 48 नंबर जवाब दीजिए। 48 का जवाब क्या बनेगा? तो आपको पता है कि एक संविधान संशोधन हुआ था 86 नंबर का ना, 86वें संविधान संशोधन हुआ था, और इसमें से बोला गया था कि जो आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं इनको निःशुल्क
आपकी शिक्षा अनिवार्य कराएगा। मतलब ये जो आपका दिया गया है मूलभूत रूप से देखा जाए एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, गारंटी है, तो आपका जवाब बनेगा मूलभूत अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है। याद रखिए, अगर राष्ट्रपति ना हो और उपराष्ट्रपति ना हो, इनकी अनुपस्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो कार्यभार संभालेगा वो कौन संभाल सकता है। चलिए बहुत अच्छे यहाँ पर जवाब आ रहे हैं। कह रहे ऑप्शन राइट आपका जो बनेगा सी बनेगा। तो ऑप्शन आपका सी बनेगा, बिल्कुल सही है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये आप ही करेंगे। मतलब एक आपका आर्टिकल होता है आर्टिकल 65। ठीक है, आर्टिकल 65 में बोला गया है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु होती है या त्यागपत्र देते हैं या हटाए जाते हैं, ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति का पद खाली रहते हैं तो इनका कार्यभार संभालेंगे कौन, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति नहीं है तो आपके कौन होंगे, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस पद पर आपके बैठेंगे। मान लो अगर मुख्य न्यायाधीश भी यहाँ पर नहीं है तो भी कौन होंगे, तो ऐसी दशा में उच्च न्यायालय के वरिष्ठम न्यायाधीश जो होंगे उस समय आपके उनको यहाँ पर बैठा सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। चलिए जवाब दीजिए, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी होगा, ऑप्शन डी होगा 5 वर्ष। मान लो अगर आपका 5 वर्ष ना हो तो क्या करोगे, तो यहाँ पर 6 भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। 6 आपका होता है राज्यसभा में, है ना। इसका जवाब जो आपका है वो बिल्कुल सही है। आपका यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो आपका यहाँ पर 5 वर्ष होता। हाँ, अगर क्वेश्चन ए पर और ऐड कर देता कि आपातकाल, ठीक है, आपातकाल के दौरान जो लोकसभा इसका कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्ष इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। सबसे गर्म ग्रह को हम लोग बोलते हैं उष्ण ग्रह। क्या बोलते हैं, उष्ण ग्रह भी। उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म ही तो होता है। तो यहाँ पर कहते हैं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब जो दे रहे हैं, कह रहे हैं बी दे रहे हैं, और कुछ लोग जवाब यहाँ पर ए भी दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर आपका ए होगा, कुछ लोगों का मानना आपका होगा बी। चलिए तो ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका शुक्र ग्रह। क्या बनेगा, शुक्र ग्रह। याद रखिएगा कि बुध ग्रह भले ही आपके सूर्य के पास में है, लेकिन इसका जो आपका कह सकते हैं झुकाव है वो कुछ ऐसा है कि थोड़ा बदलता रहता है, हर इतनी जल्दी चक्कर लगाता है कि एक जगह स्थिर ना होने की वजह से थोड़ा स्पीड में रहता है, इसलिए टेम्परेचर नहीं होता। लेकिन जो सीधी किरणें आपकी होती है वो आपके शुक्र ग्रह पर होती हैं। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, शुक्र ग्रह आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पर अगर देखें शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर के नाम से भी जानते हैं। प्रेशर कुकर के नाम से किस ग्रह को जानते हैं, तो याद रखिए प्रेशर कुकर के नाम से शुक्र ग्रह को जानते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा काफी है और कार्बन की मात्रा से जो आपका कह सकते हैं टेम्परेचर अवशोषित कर लेता है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा चलिए आपसे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए सही जवाब क्या बनेगा, अगर आप 1 नंबर का भी आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और आपको लगता है कि कोई बात नहीं, इस तरह तो हम यूट्यूब में वहीं कहीं पढ़ सकते हैं, है ना, कोई भी पढ़ा सकता है, तो फिर आपकी मर्जी है ना, वो तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपको अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप लोग भी समझदार हो, स्टार पाने, यार आप दरोगा बनने वाले हो, स्टार पाने वाले हो। चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर डी होगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, इसका राइट आंसर आपका डी होगा। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा आपकी लगी हुई है जो आपकी भारत की है ना। और अगर बात करें कि बांग्लादेश और त्रिपुरा, याद रखिए जो आपका भारत में राज्य कौन, त्रिपुरा है। त्रिपुरा जो आपका कह सकते हैं बांग्लादेश से आपका यहाँ पर कह सकते हैं 3 ओर से घिरा हुआ है, और इसके बीच जो आपकी रेखा जाती है बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में, वो आपकी जाती है शून्य रेखा। क्या होती है, शून्य रेखा आपकी यहीं पर जाती है। ठीक है ना, चलिए आपसे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बैंक दर क्या होती है। यहां पर आपका इकोनॉमिक्स क्वेश्चन दिया गया है कि बैंक दर क्या होती है, तो हम बात करेंगे कि बैंक दर जो आपकी है वो आपकी क्या है कि जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे हम लोग बैंक दर कहते हैं। और इसके माध्यम से आपको पता है रिजर्व बैंक द्वारा खास नियंत्रण किया जाता है, साख नियंत्रण, है ना। इसका मतलब आपका जवाब ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, लल्लन टॉप वाला ये क्वेश्चन आपका है। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में सबसे कम साक्षरता दर है। चलिए बताइए
सबसे कम साक्षरता दर जो आपकी है वो आपकी किस राज्य की है, यहाँ पर बताइए। केरल के हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के, महाराष्ट्र के। तो आपका जवाब कौन सा बनेगा? तो भाई कहोगे बिहारी लोग जो होते हैं ये कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन मेहनती होते हैं, लेकिन जो भी पढ़े लिखे होते हैं है ना, बड़ी बड़ी पोस्ट में यहाँ के लोग जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दिया है, एक तोप का गोला दागा गया है और इस गोले की गति का एक उदाहरण है। मतलब एक तोप का गोला है, मान लीजिए आपका यह तोप है और इसे यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या करना है, इसे आपको भगाना है। मतलब इसमें जो आपकी गति होगी वो कैसी गति होगी, इसमें जो आपकी गति होगी कैसी होगी, प्रक्षेप गति होती है। क्या होती है? प्रक्षेप गति होती है। अपने इंटर में आपको फिजिक्स में सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको बोला गया होगा कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है ना, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये आपको बताया गया होगा। तो यहाँ पर जब भी कोई वस्तु को 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर 45 अंश में अगर आप करते हैं तो सबसे दूरी आपकी जाएगी। तो आपसे यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। इसी 45 अंश से एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर कोई बैट्समैन है और अगर वो बॉल को मारना चाहे सबसे दूर जाने के लिए, वो कितने अंश से बल्ले को मारे। तो याद रखिए 45 अंश के अगर कोण से बल्ला चलाता है तो सबसे दूर गेंद जाएगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, पानी का सूत्र क्या है? भैया पानी का सूत्र तो अब कहने वाली बात ही नहीं है क्योंकि बचपन आपकी इसी से शुरुआत हुई है ना। तो क्या होगा, ऑक्सीजन होता है और आपका यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, दोनों को मिला दीजिए पानी बन जाएगा, है ना। तो आपका जवाब क्या होगा, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। हम इसका जवाब नहीं देंगे, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। सब लोग जवाब दोगे कि नहीं? अच्छा, एक पॉइंट और समझ लीजिए, इसमें आपको पॉइंट समझना क्या है, इसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार का अनुपात होता है कितना होता है, ऑक्सीजन और आपके हाइड्रोजन के भार का अनुपात होता है 1:8। कितना होता है आपका? 1:8 होता है, ठीक है ना। और आयतन में देखा जाए तो आयतन में आपका 2:1 हो जाता है, ठीक है। पीएच मान जो होता है वो आपका कितना होता है? तो आपका 7 होता है, ठीक है ना। जल का जो आपका अधिकतम जल घनत्व होता है, जल घनत्व आपको होता है कितना होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका अधिकतम होता है। अगर बोल दे न्यूनतम तो न्यूनतम भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कैमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में, अच्छा सॉरी कैमरा नहीं कमरा है ना, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है। हम सोचे नया क्वेश्चन कहाँ से मिल गया, कैमरे की अवस्था। याद रखिए कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है। तो यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर याद रखिए ये आपका होता है कौन सा, पारद दिया है, प्लेटिनम दिया है, सीसा दिया है और आपका यहाँ पर जिंक दिया है। यहाँ पर जवाब आपका ये हो जाएगा पारद। पारद मतलब क्या होता है? पारा। पारा जो आपकी धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में आपकी बनी रह सकती है, ठीक है ना। और ये तो आपको पता है जो पेन होता है, पेन के पीछे भी लगा होता है, चांदी जैसे सफेद होता है, चमकीली धातु आपकी होती है, ठीक है, याद रहेगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो इसका आपेक्षिक घनत्व होता है 13.6। कितना होता है? 13.6 होता है। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनए का पूर्ण रूप पूछा गया है डीएनए का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, मानव मूत्र का पीला रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? मानव मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किसकी कारण से होता है? चलिए तो यहाँ पर आपका बात आया है मानव मूत्र में। तो सबसे पहले बात हम लोग ये करते हैं कि इसमें जो आपका जल होता है कितना परसेंट होता है? तो मानव मूत्र में जल परसेंट होता है कितना? 95% क्या होता है? जल होता है। 2% उसमें क्या होते हैं? तो लवण होते हैं। 2.7% आपकी होती है तो आपकी क्या होती है? यूरिया होती है, ठीक है ना। मनुष्य के जो आपका मूत्र होता है उसमें 2.7% क्या होती है? यूरिया होती है। 2% उसमें क्या होता है? 2% उसमें खनिज जो लवण वगैरह होते हैं, ठीक है। शेष आपकी अगर अदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो जवाब हो जाएगा कौन सा? यूरोक्रोम। यहाँ पर मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण, ठीक है ना। अगर हम आपसे बोलें कि इसका पीएच मान कितना होता है, तो पीएच मान आपको बोलेंगे तो आप कहोगे ना कि ये होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय होता है, मतलब कह सकते हैं क्या होता है? खट्टा होता है ना। और सभी कोई जानता होगा, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए इसका पीएच मान 4.8 से लेके 8.4 तक आपका होता है, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि ये जो आपका होता है तो यहाँ पर कभी कभी डायरेक्ट आप बोल देता है 6, है ना। कितने बोल देता है? 6 पीएच मान देता है जब इस प्रकार से डायरेक्ट देता है तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? चलिए इसका राइट आंसर आपको देना है और जवाब हो जाएगा WWW का आविष्कार है टिम बर्स-ली। कौन है भाई? टिम बर्स-ली होंगे। इसका राइट आंसर आपका जाएगा बी, टिम बर्स-ली हैं। और इन्होंने आपके 1989 में, कब? तो आपके 1989 में इसका आविष्कार यहाँ पर किया था, याद रहेगा। चलिए आपसे अगला प्रश्न आपसे दिया है, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? यहाँ पर जवाब देना है।
चलिए, कान्हा टाइगर है आपके कहाँ पर है, तो आपके मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर आ रहा है डी नंबर। तो बिल्कुल सही है, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। और कान्हा को याद रखिएगा एक अभ्यारण्य के तौर पर भी स्थापित किया गया था, और इसे 1955 में राष्ट्रीय पार्क भी घोषित किया गया था। और याद रखिएगा 1973 में, है ना, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आपका इसे कान्हा संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। बाघ, काला हिरण आदि चीज आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दिया है, और योग दिवस दिया है कि अगर तो हम बात करें कि योग दिवस है तो आपका 21 जून। कितना होता है, 21 जून होता है। यहाँ पर जवाब बी हो जाएगा 21 जून। याद रखिए, सबसे बड़ा दिन जो आपको होता है कब होता है, 21 जून को ही होता है। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को ही होता है, इसे आपको डायरेक्ट याद रहेगा 21 जून हो जाएगा। स्टार्टिंग कब से हुई थी, तो आपके 21 जून 2015 से आपके यहाँ पर मनाया गया था, लेकिन आपके 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में राष्ट्र में आपके 193 देशों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का यहाँ पर प्रस्ताव पारित हो गया था, है ना। आपके जो मोदी जी थे, मोदी जी ने स्टार्ट करवाया था। अगला दिया है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। चलिए भाई, गंगा सागर मेला है, गंगा सागर मेला। सब लोग वीडियो को भी लाइक करते चले, है ना, सब लोग वीडियो को लाइक करते चलेंगे जितने लोग जुड़े हैं, है ना। चलिए, यहाँ पर कह रहे हैं गंगा सागर मेला। भाई गंगा सागर मेला है आपके कहाँ है, तो आपके पश्चिम बंगाल में जो होता है। याद रखिए, गंगा सागर मेला जो आपका है कहाँ पर होता है, तो आपके पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है गंगा, है ना, गंगा सागर तीर्थ मेला। मकर संक्रांति के अवसर पर आपका होता है, और 5 दिन तक ये मेला आपका चलता रहता है, ठीक है। इसका 3 दिन मुहूर्त होता है, 2 दिन तो इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगर वहीं बोले आपका गंगा महोत्सव, बिठूर गंगा महोत्सव एक कानपुर में होता है ना, लेकिन अब ये दिया है गंगा सागर मेला। अगला दिया, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। बताइए भाई, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल आपके कौन थे, तो ये थे जे मानिक शाह। हमने आपको बताया भी होगा कि आपके SHF जे मानिक शाह ये आपके प्रथम फील्ड मार्शल थे। इसका राइट आंसर आपका जो जाएगा वो आपको जाएगा डी नंबर, सही जवाब हो जाएगा। अगला दिया है दहेज अपराध, जो कि आपका धारा 304 के बी में, और भारतीय दंड जो आपकी संहिता है उसमें से इसके द्वारा की जाती है। चलिए बताइए, यहाँ पर कह सकते हैं इसकी जो विवेचना होती है, विवेचना जो होती है किसके द्वारा होती है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से। किससे होती है, पुलिस अधीक्षक अधिकारी से यहाँ पर होता है। अगर किसी महिला की हत्या भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अंतर्गत हुई है, तब ऐसे अपराध को दहेज हत्या के रूप में माना जाएगा, एवं इसकी विवेचना एक पुलिस उच्च जो आपका उपाधीक्षक होता है उसके स्तर पे द्वारा की जाएगी, ठीक है। जवाब आपको जो है सी नंबर। अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया है भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। कौन सा निष्कर्ष सही है, तो भाई पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, है ना। पहला पॉइंट दिया गया है कि ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया, ठीक है ना, मतलब उसकी मंशा नहीं थी उसको चोट पहुंचाना, लेकिन खेल में ऐसा हो गया, ठीक है ना। चलिए, और अगला दिया है कि पी एक मादक पदार्थ के अभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझ सका कि उसके हाथों में क्या हो रहा है। पी ने क्योंकि हत्या कर दी, पी ने कोई अपराध किया या नहीं किया, बताइए। ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे क्या, यहाँ पर ऐसी स्थिति में जो आपका बनेगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब को बनेगा, निष्कर्ष आपके दोनों सही होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पर जो निष्कर्ष होंगे तो यहाँ पर आपके नहीं होंगे, मतलब कार्य के विरुद्ध होने का ज्ञान नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो आपका बनेगा सी नंबर ना। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही आपके इसमें से आपके नहीं आते भारतीय दंड संहिता में, ठीक है। चलिए, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, ये जो आपका दिया है, यहाँ पर एक स्त्री है और स्त्री की जो फोटो होते हैं ना, बहुत लोग होते हैं फेसबुक से चुरा लेते हैं, बहुत लोग होते हैं कि गंदी फोटो खींच लेते हैं। ऐसी फोटो के बारे में यहाँ पर पूछा गया, बोला गया है ना। तो यहाँ पर देखो कह रहा है किसी भी छवि, तस्वीर या चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिला का अवशिष्ट रूपण शामिल हो, है ना, अवैध है। ये पॉइंट आपको दिया गया है। फिर दिया है दूसरा नंबर, देखो पी नंबर आपको दिया गया है, और क्यू नंबर दिया है कि उपयुक्त किसी भी ऐसी छवि, फोटो आदि का उत्पादन करना या वितरित गैर कानूनी नहीं है यदि उसका प्रकाशन विज्ञापन, साहित्य, कला या शिक्षा के क्षेत्र में है। उसका प्रयोग प्रमाणित रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। मतलब पहला पॉइंट जो आपको दिया गया है इसमें से एक इलीगल मामले में है कि कोई उसकी फोटो को अलग तरीके से यूज करता है, लेकिन वहीं पर देखते हैं कभी कभी बेटी क्या होती है
बेटी क्या होती है, टॉपर बन जाती है। तो भाई घर घर आपके वहां पर क्या होती है, घर घर उसके फोटो लगी होती हैं, पूरे चौराहे में लगे होते हैं। तो क्या उसको भी लगन मान लोगे क्या ना, उसको नहीं मानोगे ना। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपके जो पॉइंट दिए गए हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो अधिनियम था 1986 उसके अनुसार जो आपका जवाब हो जाएगा पी और क्यू दोनों, है ना, क्योंकि ये भी अपने हिसाब में सही है और ये भी अपने हिसाब में सही है। तो जवाब क्या हो जाएगा, पी और क्यू दोनों हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। चलिए, इस यातायात चिन्ह का अर्थ क्या होता है। चलिए, इस यातायात का चिन्ह जो होगा वो क्या हो जाएगा, जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं इसका राइट आंसर आपका बनेगा, यहाँ पर देखो स्टार बना है, आगे चौराहा है, आगे अस्पताल है, आगे दवाखाना है, या आगे दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है, या आगे कोरोना क्षेत्र है। बताइए, या आगे कोरोना क्षेत्र भी है क्या, ये बोल देंगे, ऐसा नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर लॉक कर देते हैं, आगे चौराहा है। क्या होता है, आगे चौराहा होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ये हो जाएगा आगे चौराहा है। ये इस प्रकार से जब बना होता है तब बोला गया है, ठीक है ना। चलिए, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है भारतीय अदालतों में जनहित याचिका जो कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब PIAL दायर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब जो भारतीय अदालतों में है जनहित याचिका, इसके बारे में आपको दिया गया है। तो पहला पॉइंट आपका दिया है कि मुंबई में बैठा एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में हो रहे कुछ श्रमिकों के शोषण के संबंध में जनहित याचिका दायर कर सकता है। मतलब वो मुंबई में बैठा है तो क्या जनहित याचिका आपके मध्य प्रदेश में कर सकता है, ये क्या कर सकता है। तो यहां पर आपको ये पॉइंट दिया गया है, तो कर सकता है, ठीक है, जनहित याचिका कर सकता है। दूसरा दिया है एक अदालत में जनहित याचिका को पीड़ित पार्टी या किसी तीसरे पक्ष की बजाय अदालत द्वारा भी पेश किया जा सकता है। तो क्या ये पॉइंट आपके सही हैं, तो जी हां, यहां पर दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं, ये दोनों ही पॉइंट आपके सही दिए गए थे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। देखो समझ में आएगा, अगर आप दिमाग लगाकर करोगे समझ में आएगा, क्योंकि ये चूनो भूसी तो आपका है नहीं है, दाल बाटी तो है नहीं है, पिज्जा तो है नहीं है कि आराम से स्वाद से टेस्टी तरीके से खा लो, समझना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, अगला दिया गया है कि एक बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियां स्वयं संविधान द्वारा सीमित कर दी गई हैं, अतएव संसद इस सीमित शक्ति का उपयोग करके अपने आप को असीमित शक्तियां नहीं दे सकती है। मतलब आपको भी पता है कि संविधान में अगर संशोधन होता है तो ये संशोधन कौन करते हैं, संसद करते हैं, ये पहले से ही बोल दिया गया है ना। तो उसी बात पर मुद्दा आया कि संसद इस समिति शक्ति का उपयोग अपने आप को असीमित शक्तियां नहीं दे सकती हैं। क्या ये बात आपकी सही है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो आपका पॉइंट दिया था वो मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघराज, इसका 72 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, ये मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ है, ये आप कह सकते हैं। इसके आपका मुकदमा आपका बहुचर्चित है, इसके बारे में था, ठीक है, ये इसके बारे में था। चलिए, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी किस समिति को सौंपी गई थी, उसका अध्यक्ष बताइए। देखो 1976 में क्या आया था, राष्ट्रीय आपातकाल, और इस दौरान में भारत के संविधान का अध्ययन करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो किस समिति को सौंपी गई थी, और इस समिति का पूछा गया है कि आपके अध्यक्ष आपके कौन से हैं। तो इसके जो आपके अध्यक्ष हैं आपके सरदार पूर्ण सिंह थे, ठीक है। यहाँ पर 73 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी जो समिति दी गई थी उसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक है ना। यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आपको भी पता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था और इसे भाग 4 के तहत ही इसमें से रखा गया, ठीक है। चलिए, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। मतलब आपको भी पता है कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य में यहाँ पर प्रत्येक राज्य के लिए जो सीटें उनका आवंटन किया गया है, ठीक है ना। और भारत के संविधान में ऐसी कौन सी अनुसूची जिसमें उल्लेख किया गया है, ये जो बातें हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी, ये बातें जो आपको मिलेंगी वो आपकी कौन सी, तो आपकी चौथी में है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर, कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों के आवंटन का उल्लेख जो मिलता है वो आपकी चौथी अनुसूची मिलता है। अच्छा, अगर हम आपसे बात करें कि 5वीं अनुसूची में क्या है, तो 5वीं अनुसूची में है कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में दिया गया है, किसमें, 5वीं में। 6वीं में बोले तो 6वीं में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, हमने बताया था असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपका कौन सा, मिजोरम, ये 4 राज्यों की है आत्मा, है ना। इन 4 राज्यों के कहते हैं जनजातियों के प्रशासन के बारे में आपको बोला गया है, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को आपको जोड़ा गया है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, आप बताइए भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है। चलिए, तो यहां पर देखो विधान परिषद की बात किया है, तो विधान परिषद आपकी कहां कहां पर है,
चलिए जवाब आ रहा है, कह रहे इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर तो जवाब आपका 7 है। देखो 11 तो होगा नहीं है, 15 तो होगा नहीं, 22 नहीं है, तो आप इसी को ऑप्शन को आप सही कर सकते हैं, ठीक है ना, इसी ऑप्शन को यहाँ पर सही कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आपको पता है कि अब जो आपकी है वो आपकी कितनी है, तो अब आपकी 6 हो गई हैं, ठीक है, अब आपकी कितनी है, तो आपकी 6 है, ठीक है। इसका और भी अच्छी तरीके से अपडेट हम आपको बता देंगे, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इसको इसी को आपको देना है, ठीक है। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा, कह रहा है प्रोवाहेलु, देखिए क्या है भैया, एक प्रजाति है, कह रहा है आपसे प्रोआहेतुल्ला एंटीका एक नई प्रजाति है। प्रोआहेतुल्ला एंटीका एक प्रजाति है, ये किसकी प्रजाति है? ये जो प्रजाति है याद रखिए सांप की एक प्रजाति है। किसकी है? तो जवाब हो जाएगा यहाँ पर ये सांप की एक प्रजाति है। आपके भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने इसे पश्चिमी घाट में देखा है, ये प्रजाति आपकी है, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपको जो कौन सा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। ये वाइन सांप है, वाइन सांप। अगला है खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए एग्रीकॉप्टर नामक ड्रोन विकसित किया गया है। मतलब आप देखते हैं कि खेतों में आपको क्या कीटनाशक से छिड़काव करना है, इसके लिए एक आपका एग्रीकॉप्टर एग्रीकॉप्टर नामक ड्रोन विकसित किया है। और ये जो किया है किसने किया है? ये किया है आपके ऑप्शन बी आपके आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने इस उपकरण का विकास किया है, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, इको पाक रिलेशंस बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखो इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में है। बियॉन्ड पुलवामा एवं बालाकोट नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके काफ़ी प्रसिद्ध हैं, आपके ऑप्शन बनेगा सी, ये आपके हैं यूवी सिंह। क्या है आपके? यूवी सिंह। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो प्रकाशित किए हैं पेंटागन प्रेस द्वारा हुआ है, इसका जो प्रकाशन हुआ है ये प्रकाशन हुआ है पेंटागन, ठीक है, पेंटागन प्रकाशन से प्रकाशित किया गया है। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 76वां सदस्य कौन सा देश बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 76वां नंबर का जो सदस्य बना है वो आपका कौन सा बना है? इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी नंबर, पलाऊ बना है। क्या बना है भाई? पलाऊ बना है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पलाऊ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 जुलाई 2019 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के सैन्य अधिकारियों का अमेरिका में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया था? तो यहाँ पर ये जो प्रवेश प्रतिबंधित किया था ये किया था आपकी म्यांमार को, ठीक है। इसका जवाब बनेगा डी नंबर, आपकी म्यांमार के आपके थे, इनको यहाँ पर सैन्य अधिकारियों को यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है। जो आपने सुना होगा रोहिंग्या जो आपकी जनजाति थे उनके यहाँ पर किसी निष्ठुर हत्याएं हुई थी इस वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखो एक प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व कर दिया, एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर मूल विधि का जो हमारा एक चैप्टर चल रहा था, कौन सा? एक चैप्टर आपका चल रहा था मोटरयान वाला, है ना, मोटरयान वाला आपका था ना चैप्टर, तो उसमें से आपको बताया था पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत क्षतिग्रस्त अथवा बेकार वाहनों का पंजीकरण रद्द किया जाना उपबंधित है। मतलब आप देखते हैं कि बहुत जो गाड़ियां होती हैं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, है ना, बेकार की जो वाहन होते हैं उनका जो पंजीकरण होता है रद्द कर देते हैं, उनका पंजीकरण रद्द करना, ये जो आपको दिया गया है वो किस धारा में दिया गया है, ठीक है। ये मूल विधि से क्वेश्चन आपके लिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही बनेगा ऑप्शन ए, धारा 55 में। धारा 55 में जो ऊट पटांग के आपके क्षतिग्रस्त आपके होते हैं, बेकार वाहन का पंजीकरण क्या होता है? रद्द हो जाता है। ये धारा 55 में आपका व्याख्यान किया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अपील का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम के अंदर आप अपील जो कर सकते हैं, अपील जो कर सकते हैं वो किस धारा के तहत कर सकते हैं? ये अपील कर सकते हैं आप किस धारा के तहत? तो जवाब हो जाएगा 57, ठीक है। आपके कितने धारा 57 के अंतर्गत अपील का प्रावधान किया गया है। और कह सकते हैं कि आपकी 1994 में आपकी व्यवस्था की गई थी, ठीक है। 1994 अधिनियम में ये आपकी कह सकते हैं कि आपकी व्यवस्था आपकी की गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो कि आपसे कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। मतलब जो भी आपके मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो भी आपके नए नए कानून बनेंगे और किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कानून बनेंगे, इस बनाने की जो शक्ति है वो आपकी किस धारा में है? तो ये जो आपका धारा है कौन सा है? तो ऑप्शन आपको हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, धारा 64 में। धारा 64 के अंतर्गत केंद्र सरकार जो आपकी है वो कह सकते हैं मोटर यान के विषय में आपके नियम कानून बना सकती है। वहीं पर जो आपका होता है कौन सा? 65 नंबर में। तो 65 में होता है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। मतलब जो आपका 65 में है वो आपका राज्य सरकार उसके लिए कानून नियम बना सकती है, ठीक है ना। आप ये 66 देते हैं ना, 66 क्या है? परमिट। आप देखते हैं किसी गाड़ी में लिखा होता है परमिट की जरूरत होती है ना, बिना परमिट के कुछ होता नहीं है। तो परमिट के बारे में जो आपका है वो आपके धारा 66 में दिया गया है, ठीक है ना। वहीं पर जो आपका धारा 67 है उसमें क्या है? तो राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की शक्ति जो दी गई है वो धारा 67 में दी गई है, ठीक है। राज्य सरकार के नियंत्रण करने की जो शक्ति है आपके। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा है
मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाने का अधिकार है किसके पास है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र व राज्य दोनों के पास। तो इसका जवाब जो हो जाएगा कौन हो जाएगा 25 में? ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सी, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही यहाँ पर बना सकती हैं। अभी हमने आपको बताया था केंद्र सरकार आपकी 64 में है, राज्य सरकार आपकी कितने में है? आपकी 65 में है, ठीक है ना। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिया गया है मोटर वाहन अधिनियम के तहत परमिट से संबंधित प्रावधान कौन सा है? चलिए अभी अभी मैंने आपको बताया था परमिट से संबंधित जो आपका प्रावधान है वो आपका किस में दिया गया है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 26 नंबर में। परमिट से संबंधित जो आपका है वो किस में है? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं डी होगा। चलिए देखो अभी हमने आपको बताया भी था कि जो आपका कौन सा है, धारा आपका 66 है, इसमें परमिट के बारे में बोला गया है। धारा 64 में आपकी केंद्र सरकार की आपके हैं, 65 में जो आपको बोला गया है वो आपके राज्य सरकार के बोला गया है ना। अच्छा यहाँ पर जो 63 है वो क्या है? धारा 63 क्या है? तो धारा 63 में जो आपका है राज्य मोटरयान संबंधी जो रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्टरों को रखा जाना, रजिस्टर को रखा जाना, ये आपके 63 में दिया गया है, ठीक है। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ट्रैफिक नियंत्रण से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। बताइए जो ट्रैफिक नियम होते हैं, ट्रैफिक नियम आप देखे होंगे, इनका जो नियम बनाने का अधिकार दिया गया है वो किसे दिया गया है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, या दोनों को? जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, दोनों को ही यहाँ पर अधिकार आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत परमिट का नवीकरण कराया जाना आवश्यक है। तो अभी आपने देखा धारा जो आपका 66 है, धारा 66 है, इसका संबंध है परमिट से। और याद रखिएगा कि परमिट है उसका नवीकरण कराया है, आपने देखते हैं रिन्यू कराना पड़ता है ना, तो नवीकरण कराया जाना आवश्यक है कितने दिन के भीतर? कितने दिन के भीतर हो जाना चाहिए? तो नवीकरण आपका जवाब यहाँ पर सही बनेगा ए नंबर, 15 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर परमिट का नवीकरण कराना आवश्यक होता है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत परमिट के हस्तांतरण का प्रावधान है। आप देखते हैं कि कभी कभी आप देखते हैं कि एक मतलब कह सकते हैं कोई आपके राज्य के लिए आपको बनी है, उससे आपको एमपी में ले जाना है ना, तो वही हस्तांतरण है। इसका जो प्रावधान किया गया है ये किस धारा में है? इसका प्रावधान जो आपका है ये धारा 82 में, धारा 82 में कि कोई भी परमिट वाला वाहन है उसको अगर हस्तांतरण करना है तो धारा 82 में आपको उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया, कह रहा आपसे धारा 2 के अनुसार व्यवहारी अर्थात जो डीलर होता है उसके अंतर्गत किस व्यक्ति को रखा जाएगा? देखिए जो आपका होता है डीलर आपका होता है ना, तो व्यवहारी इसे बोलते हैं, व्यवहारी इसे बोल देते हैं डीलर। इसके अंतर्गत किस व्यक्ति को रखा जाएगा? जो मोटर वाहनों के विनिर्माण में लगा है, जो मोटर वाहनों की मरम्मत करता है, जो मोटर वाहनों को पट्टे पर देता है। तो ये धारा 2 के अनुसार इसके बारे में बोला गया, जो कि आपके यहाँ पर जवाब आपका डी से हो जाएगा। ये जो व्यवहारी अर्थात डीलर हैं इनको व्यक्ति को रखा गया है, ऑप्शन यहाँ पर डी से हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो विनिर्माण कर लगा हो या मरम्मत वाला हो या पट्टे वाला होता है, सब यहाँ पर होंगे, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि धारा 2 के अंतर्गत शिक्षा संस्था बस में कौन कौन सम्मिलित है? देखो आपने देखा होगा शिक्षा बस संस्था होती है ना, शिक्षाएं की जो आपकी बस संस्था होती हैं, इनमें से आपका क्या सम्मिलित होता है? तो पहला दिया गया है जो विद्यार्थी को लाती हैं, ये तो आपका बात सही है। दूसरा है जो कर्मचारी का परिवहन करती हैं, ये भी हो जाएगा स्कूल से संबंधित। तीसरा है जिस पर शैक्षिक संस्था का स्वामित्वाधीन होता है, वो भी, मतलब इसमें से जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी शिक्षा संस्था बस में से आपकी सम्मिलित होती हैं, जो धारा 2 में आपका इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जो कि यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अधिनियम की धारा 112 में उल्लेख किया गया है, जो आपकी धारा 112 है, धारा 112 है, इसमें उल्लेख किसका किया गया है? तो आपकी गति सीमा का किया गया है। किसका किया गया है? गति सीमा का किया गया है। आप देखते हैं आपको लिखा होता है कि आगे बहुत घनी बस्ती है, वहां पर इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, है ना, ऐसी चीजें होती हैं। तो गति सीमा को उल्लेख है 112 में, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो कि यहाँ पर कह रहा है मोटरयान अधिनियम 1988 का विस्तार कहां पर है? मोटरयान अधिनियम जो आपको 1988 है, इसका विस्तार कहां मिलता है? तो अभी हमने बताया पूरे भारत में है। कहां पर है? पूरे भारत में आपके यहाँ पर 1988 आपका लागू है, मोटर अधिनियम 1988 यहाँ पर सी। लेकिन याद रखिए 2015 में भी हमने आपको बताया था कि मोटरयान अधिनियम 1988 का एक बार पुनः से क्या हुआ है, पुनः एक बार फिर से नियम बना है, जो कि 2015 में फिर से एक आपका नया अधिनियम आपका बन के आया है, इसी संबंधित है, जो अपडेटेड आपके 2015 में एक नया आपका बन गया था, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था।
अगला दिया है कि धारा 65 में क्या वर्णित है। बताइए भाई, धारा 65 जो आपका है वो किससे है? अभी हमने बताया ना, धारा 65 जो आपका है वो किससे है। देखो 64 नंबर था केंद्र सरकार के लिए, 64 नंबर था केंद्र सरकार के लिए, लेकिन जो 65 नंबर आपका है वो आपका दिया था कि राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो आपकी धारा 65 में आपकी है। ठीक है ना। चलिए आपसे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि मोटर अधिनियम 1988 कितने अध्याय में वर्णित है। मोटर अधिनियम जो 1988 है किसने अध्याय में इसे वर्णित किया गया है, कितने अध्याय में है? तो अध्याय हो जाएंगे आपके 14। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपके 14 अध्याय हैं और 217 धाराएं हैं। ठीक है, 14 क्या हैं? अध्याय आपकी हैं, और वहीं पर आपकी 217 क्या हैं? तो आपकी धाराएं इनमें से आपकी सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको दिया है और लास्ट क्वेश्चन है, अस्थायी परमिट अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रभावी होंगे। यहाँ पर बताइएगा कि जो अस्थायी परमिट होते हैं इनको अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रभावी होंगे, 2 माह, 4 माह, 1 माह या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट डे आएंगे, मतलब अगली क्लास जो कह सकते हैं कल जो आपको मिलेंगे, इसी प्रश्न से आपकी स्टार्टिंग होगी। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स भी करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।